नमस्कार, प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं एक नई सीरीज के लिए, जिसमें हम राजस्थान को जिलेवार जानेंगे और इस सीरीज का नाम है राजस्थान थ्रू डिस्ट्रिक्ट। रंगीलो राजस्थान को हम भ्रमण करेंगे एक एक जिले के माध्यम से। किसी जिले में कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिक धरोहर हमें देखने को मिलती है और यहाँ की ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके साथ साथ वहाँ के कल्चर और वहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स और नेचुरल प्लेसेस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने रंगीलो राजस्थान जाने क्या दिख जाए इस सीरीज को। और इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में जो यहाँ पर आपको जिलों का ये नक्शा मैप दिखाई दे रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पर 7 डिवीजन्स हैं, 7 डिवीजन हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, और उसमें आने वाले जो जिले हैं वो कुल मिलाकर यहाँ पर 33 जिले पाए जाते हैं। जयपुर संभाग से ही हम सबसे पहले आरंभ करेंगे, तो जो हमारी लिस्ट है उसी के सीक्वेंस में हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जिला है जो जयपुर संभाग में आता है, जयपुर डिवीजन में जयपुर, फिर अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा। सेकेंड डिवीजन है जोधपुर का, जिसमें आता है बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही। तीसरा है अजमेर, अजमेर में आता है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। उदयपुर में आता है उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। वहीं बीकानेर डिवीजन में आते हैं बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। और कोटा में आता है कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। वहीं सबसे अंतिम डिवीजन यानी कि भरतपुर संभाग में आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो चलिए हम आरंभ करेंगे भारत की पिंक सिटी ऑफ इंडिया। और ये पिंक सिटी ऑफ इंडिया पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस नाम से विख्यात है। और ये हमारा एक महोदय है, हमारा छात्र है जिसका नाम है छोटू, और इस छोटू को हम पूरे राजस्थान में भ्रमण करवाएंगे। ये अपना बस्ता बैग वैग टांग कर बिल्कुल तैयार है। और चलिए हम चलते हैं बिल्कुल इसके केंद्र में, अर्थात राजस्थान का दिल जयपुर, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर की हम शुरुआत करते हैं। जयपुर के सबसे पहले हम नक्शे को देखेंगे कि इसके आसपास कौन कौन से जिले आते हैं। तो जयपुर का मैप मैंने यहां पर लगाया हुआ है। जयपुर के एक साइड में आपको दिखाई देगा यहां सीकर है, जहां से हमारा प्रिंस कॉलेज यहां पर स्थित है। इधर साइड में आपको अलवर मिलेगा, यहां पर है दौसा, नीचे सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और नागौर। इन जिलों के बीच में जयपुर घिरा हुआ है और जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें कि राजस्थान की कैपिटल अर्थात राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो यह समुद्र तल से 1417 फीट ऊंचाई पर अवस्थित है। ये 3 तरफ से अरावली हिल्स के माध्यम से इसको घेरा जाता है, जिससे ये जो हमारा थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान, उससे पृथक रहे। अगर इसके अक्षांश और देशांतरों की बात करें तो 26 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर यह स्थित है। वहीं देशांतर की बात करें तो 75 डिग्री 49 मिनट का ये पूर्वी अक्षांश पर जयपुर की स्थिति है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के इस पिंक सिटी में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं, तो यहां पर पाई जाने वाली नदियों के नाम हैं बाणगंगा, धुंध, बांदी, मोरल, साबी, सखा, दाई और मासी। इनमें 2 नदियां काफी महत्वपूर्ण हैं, एक है साबी और दूसरी है बाणगंगा रिवर। ये दोनों ही मौसमी नदियां हैं। जब मानसून आता है, मानसून में वर्षा होती है, तब ये अरावली हिल्स से निकलती हैं। और अरावली हिल्स से निकलने के बाद ये जयपुर के विभिन्न इलाकों से होते हुए खास तौर से साबी रिवर ये पटौदी हरियाणा में जाती है, जहां पर एक झील है जिसका नाम है नजफगढ़ झील, वहां पर मिल जाती है। वहीं बाणगंगा रिवर ये भी जो जयपुर की पहाड़ियां हैं, बैराट हिल्स, वहां से निकलती है और पूरे जयपुर में इधर उधर भ्रमण करते हुए बाद में गुमटी नाले में जाके मर्ज हो जाती है। और इस तरीके से ये जाके बाद में दिल्ली से आने वाली यमुना नदी में मर्ज होती है। तो ये बाणगंगा रिवर है।
इसके अलावा एक नई नदी का भी नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है द्रव्यवती नदी या फिर ये अमानी शाह नाला। तो द्रव्यवती नदी वास्तव में ये पहले, बहुत पहले द्रव्यवती नदी थी जिसकी कुल लेंथ, जो उसकी स्ट्रेच था, वो 47 किलोमीटर लंबा था और ये नाहरगढ़ फोर्ट जहां पर स्थित है वहां से स्टार्ट होती थी और ये धुंध नदी तक जाती थी। तो इस तरीके से 47 किलोमीटर का ये स्ट्रेच बहुत पहले से यहां पर विद्यमान था, लेकिन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन की कुछ बीमारियां इससे ये नदी ग्रस्त हुई और उसके कारण बाद में इसका नाम नाला पड़ गया, अमानी शाह नाला, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जिसको दोबारा से सुधारने के लिए द्रव्यवती रिवर प्रोजेक्ट चलाया गया। और आप देख सकते हैं यहां पर कि बहुत ही सुंदर किनारा बनाया गया है। इसके जल में से जो कूड़ा करकट है उसको पृथक करके रिवर फ्रंट बनाया गया है, पास में ही बहुत सारा गार्डन बनाया है तो दैट लोग अपने वहां पर जाके टहल सके और एक घूमने के लिए पिकनिक पॉइंट बन जाता है। तो ये द्रव्यवती नदी या अमानी शाह नाला दोनों ही एक ही चीज थी। ऐसा नहीं है कि ये नाले को नया नाम दे दिया गया है, वास्तव में द्रव्यवती नदी बहुत पहले से यहां पर बहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका इंक्रोचमेंट हुआ, उसका पॉल्यूशन हुआ और उसके कारण वो नदी से नाला बन गई। अब दोबारा से उसको नदी की तरफ ले जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो चलिए, ये नदियों की बात हो गई। अगर हम मानसून, एक मौसम की बात करें तो मानसून वर्षा भी होती है यहां पर। जुलाई से सितंबर माह में यहां पर वर्षा होती है, लगभग 65 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वहीं दूसरा एक सीजन है गर्मियों का, समर सीजन। ये समर सीजन अप्रैल जुलाई में यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सेमी एरिड वेदर मिलता है, शुष्कता बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में धूल के तूफान चलते हैं, रेतीली भूमि है तो रेत भी उड़ेगी। इसके अलावा एक विंटर सीजन है अर्थात शीतकाल, और ये शीतकाल अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है। और चूंकि रेगिस्तानी भूमि है, तापांतर ज्यादा होता है, थर्मल डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए यहां पर सर्दी भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। तो ये तो बात हो गई इसके क्लाइमेट की। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि अभी तक उपलब्ध जो ऑफिशियल डेटा है वो है सेंसस 2011 का, तो यहां पर आप पाएंगे कि इस जयपुर की जो पॉपुलेशन है वो है 30,46,163 2011 के अनुसार, जिसमें मेल हैं 16,03,125 और फीमेल हैं 14,43,038। वहीं लिटरेसी अगर हम बात करें तो यहां पर लिटरेसी रेट 83.33% है। मेल में ये लिटरेसी रेट 76.65 है और फीमेल में ये 89.38 है। मींस यहां पर जयपुर में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से ज्यादा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सेक्स रेशो यहां पर 900 है, चाइल्ड सेक्स रेशो 855 है। ये 2011 का सेंसस है, 2021 का सेंसस आने वाला है, जब आ जाएगा तो ये डेटा भी अपडेट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन अगर हम यहां पर देखें, धर्म की बात करें कि कौन सी धर्म यहां पर ज्यादा मिलता है, तो हिंदुओं की आबादी यहां पर 77.91% है, वहीं मुस्लिम की आबादी 18.63% है और इसके अलावा क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और अदर्स रिलीजन भी यहां पर मिलते हैं। तो इस तरीके से ये पॉपुलेशन की बात हो गई। और इसके बाद अगर हम जयपुर के संदर्भ में बात करें तो जयपुर को स्थापित करने वाले जो महाराज थे, ये महाराज हैं महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय। महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि सन 1699 में औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, क्योंकि ये माना जाता है कि इनकी जो तीक्ष्ण बुद्धि थी वो काफी कुशल थी। तो उनका मानना था औरंगजेब का कि जितने में कोई एक व्यक्ति सोच पाता है, समझ पाता है, उतने में सवाई मानसिंह जो है सवाई जयसिंह द्वितीय वो अपना उत्तर दे देते हैं, इसीलिए इनको सवाई की उपाधि दी गई। तो सवाई जयसिंह के द्वारा इस जयपुर की स्थापना की गई। फाउंडेशन जो इस सिटी की रखी गई 1727 में रखी गई और जिसको कंप्लीट होने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा। ये जो शहर है जयपुर शहर, भारत का हम ये कह सकते हैं कि पहला एक नियोजित शहर है जिसको प्लान्ड तरीके से बताया गया और इसमें सहायता की गई विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाल के रहने वाले एक भारतीय आर्किटेक्चर थे, उनके द्वारा। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये है वो विद्याधर भट्टाचार्य जी,
जिन्होंने जयपुर को बनाया, जयपुर के आर्किटेक्चर के बारे में सारा उन्होंने मैप डिजाइन किया। ये चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं यहाँ के, और इनके ही माध्यम से जयपुर के नक्शे को बनाया गया था। और इसके बाद 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत विजिट करने के लिए आते हैं, उस टाइम यहां पर जो जयपुर के महाराज थे जिनका नाम था महाराजा राम सिंह, उन्होंने पूरे शहर को पिंक कलर से पुतवा दिया, उसको कलर करवा दिया, जिसके बाद इसको पिंक सिटी जाना गया। तो पिंक सिटी कहां से जाना गया? वो इस इंसिडेंट से कि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए थे, और मेरे पीछे यहां पर खड़े हुए हैं महाराज राम सिंह जी, इन्होंने ही पिंक सिटी की वास्तविक संकल्पना को साकार किया। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और बातों में भी कि यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री के कौन कौन से तथ्य दिखाई देते हैं। तो बैराट सभ्यता यहीं से निकली है। बैराट ये वही विराट नगर है, विराट नगर की ये वही कैपिटल है जहां पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। तो ये मत्स्य महाजनपद आता था, उसकी राजधानी थी विराट नगर, यहीं पर बैराट सभ्यता के चिन्ह भी पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जयपुर के बारे में कि हमारे जयपुर में कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले है बैराट अर्थात विराट नगर। ये मत्स्य महाजनपद की कैपिटल आप कह सकते हो कि यहां पर उसकी राजधानी रही होगी, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा। उसके बाद यहां पर बिजाक की पहाड़ी है जहां पर बुद्धिस्ट चैत्य वो जगह होती है जहां पर बुद्ध लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो वहां पर एक चैत्य के निशान भी कुछ पाए जाते हैं, मोनेस्ट्री भी रही है। और इसके साथ साथ अकबर ने यहां पर जहांगीर के निर्देशन में एक मिंट, अपने मोहरों को छापने बनाने का एक कारखाना भी बनाया था, तो वो भी यहां पर मौजूद है उसके रुइंस। दूसरे पॉइंट है आमेर फोर्ट। आमेर, इसको आम्बेर भी कहते हैं। आमेर फोर्ट आपको मिल जाएगा आमेर क्षेत्र, जो कि जयपुर के बिल्कुल जब हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं वहां पर मिलेगा। और यहीं के थे राजा राम सिंह, मिर्जा राजा सवाई जयसिंह द्वितीय, ये सभी आमेर फोर्ट से ही संबंधित। इसके बाद तीसरा स्थल है जयपुर सिटी पैलेस। तो जयपुर सिटी पैलेस को बनाने वाले थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर को बसाया, उन्होंने ही जयपुर सिटी पैलेस भी बनाया। और ये भी बहुत खूबसूरत प्लेस है, इसको विजिट करना है। और इसके साथ जंतर मंतर जयपुर में बना हुआ ये जंतर मंतर, ये काफी बड़ा है। बाकी जितने भी जंतर मंतर हमारे देश में स्थित हैं, उनमें से सबसे बड़ा जंतर मंतर यहां पर है। और यह भी महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था 18th सेंचुरी में, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद फिर आता है हवा महल। और हवा महल ये यानी कि पैलेस ऑफ विंड। तो पैलेस ऑफ विंड को बनवाया गया था 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। और ये चूंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और ये जो झरोखे आप देख रहे हो इस महल के, पहले तो ये जो महल है इसका जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का मुकुट हो। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की संकल्पना को लेकर इसको बनाया गया। इसमें कई सारे झरोखे हैं, झरोखों से जब हवा आती है तो ठंडापन लगेगा, इसलिए इसका नाम भी हवा महल पड़ गया। तो ये 5 स्टोरी है जिसमें कुल मिलाकर 356 खिड़कियां हैं, 356 झरोखे हैं। इसके बाद आता है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट चूंकि आमेर फोर्ट में सभी महाराज और उनकी फैमिली रहती थी, तो अगर कोई आमेर फोर्ट पे आक्रमण करे तो ऐसे में उसकी सुरक्षा के लिए एक सेना की टुकड़ी इस फोर्ट में भी रखी जाती थी। तो यहां पर 1734 में जयसिंह के द्वारा इसको बनाया गया था, नाहरगढ़ फोर्ट को। इसके बाद फिर आता है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। और यहां पर ये जो अल्बर्ट हॉल है, इसमें विक्टोरिया और इसके साथ साथ अल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन है उसको काफी कॉपी किया गया है, उसको ही डिजाइन को यहां पर उसी से प्रेरणा लेकर इसको बनाया गया है। काफी खूबसूरत है, इसको अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। और इसके बाद अगला है जयगढ़ फोर्ट। आमेर फोर्ट से एक गुफा जाती है जो सीधे ऊपर पहाड़ी जिसके ऊपर आमेर फोर्ट बना हुआ है, उसी से और आगे ऊंचाई पर जयगढ़ फोर्ट बनाया गया है।
और जयगढ़ फोर्ट में एक बहुत बड़ी तोप रखी है। ये वो तोप है जिसका नाम है जयवाण तोप। ये जयवाण तोप बहुत बड़ी तोप है और इसको इसके जीवन काल में सिर्फ एक बार चलाया गया है। जब इसको चलाया गया था तो इससे जो फायर हुआ है वो काफी दूर तक जाके गिरा था, चाकसू में जाके इसका गोला गिरा था और उसके कारण वहां पर गड्ढा हो गया। कहते हैं कि अब वो झील बन चुकी है। तो ये जयवाड़ तोप भी यहां पर देखने को मिलती है आपको। इसके बाद है जल महल। जैसे ही आमेर फोर्ट से आप नीचे उतर के आएंगे तो वहां झील के बीचों बीच में ये जल महल बनाया गया है जिसमें बैठ के म्यूजिक सुना जाता था। तो जल महल एक बहुत सुंदर जगह है जिसको घूमा जा सकता है। इसके बाद है आभानेरी। आभानेरी एक बावड़ी है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि कई सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों से नीचे यहां पर कुछ पानी भरा हुआ है, तो उसके माध्यम से नीचे जा रहे हैं। ये आपको मिलेगा आभानेरी, एक विलेज है जो जयपुर से 95 किलोमीटर दूर है, जहां पर बावड़ी और हर्षित माता टेम्पल वहां पर स्थित है। वहां पर ये आभानेरी मौजूद। इसके बाद आता है बांगरू ब्लॉक प्रिंट। ये बांगरू भी एक गांव है जहां पर ब्लॉक के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है, कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। ये ब्लॉक है जिससे प्रिंट यहां पर किया जाता है। इसमें जो वेजिटेबल डाई होती है, सब्जियों से निकाली गई स्याही, उसका प्रयोग किया जाता है और उससे कपड़े को रंगा जाता है। तो ये बागरू ब्लॉक प्रिंट है। ये सभी खूबियां राजस्थान के जयपुर सिटी में मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल प्लेसेस इन जयपुर, मींस प्राकृतिक स्थल जो जयपुर में हमें देखने को मिलेंगे, उनमें सबसे पहले आता है रामगढ़ लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और ये जमवा यानी कि जमवाय माता के नाम पर पड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर जमवाय माता का भी मंदिर है और वहां पर एक वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है। रामगढ़ लेक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहां पर आपको जो जीव मिलेंगे, मोर, लंगूर, चिंकारा, नीलगाय और इसके अलावा विविध प्रकार के वनस्पति आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगला है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल सेंचुरी, जहां पर अब जू को उठा के शिफ्ट कर दिया गया है। नाहरगढ़ फोर्ट के पास में ही ये स्थित है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल सेंचुरी। तो पूरा जयपुर जू पहले कभी जो एल्बर्ट म्यूजियम के पास हुआ करता था, आज वो यहां पर शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद अगला है सांभर लेक। ये एक लवड़ीय खारी पानी की झील है। तो धीरे धीरे ये पानी सूखता जा रहा है और उसके कारण यहां पर नमक बनाया जाता है। तो सांभर लेक का जो मैनेजमेंट है वो अब हैंडल किया जाता है सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड के द्वारा। और यहां पर हिंदुस्तान सॉल्ट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये जो सांभर सॉल्ट लिमिटेड है, एक जॉइंट वेंचर है जो सांभर लेक में नमक बनाता है, उसको देखभाल करता है। तो ये सांभर लेक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे जयपुर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो मिनरल्स में आप पाएंगे कि यहां पर है कॉपर, तांबा मिलता है, चाइना क्ले मिलता है। और जो चाइना क्ले मिल रहा है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट वेराइटीज ऑफ चाइना क्ले है जो कि यहां पर मिलता है। डोलोमाइट है, आयरन है, लाइम स्टोन है, सोप स्टोन है जिससे साबुन बनता है, और सिलिका सैंड, बालू जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा है। और सिलिका का प्रयोग हम डिजिटल इक्विपमेंट्स में करते हैं सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। तो ये सभी मिनरल्स यहां पर मिलते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जयपुर को खूब एंजॉय किया, इसीलिए हमारा जो छोटू है वो काफी खुश हो चुका है, उसे बहुत मजा आया है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा ये सीरीज, और धीरे धीरे करके हम राजस्थान के सभी जिलों को कवर करेंगे जिसके माध्यम से हम राजस्थान के इतिहास, भूगोल और यहां पर मिलने वाले कल्चर, नेचुरल प्लेसेस और मिनरल्स कहां पर कौन से उत्पादित होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सो धन्यवाद। Please like, share and subscribe Prince Civil Services YouTube channel, and thank you.